So yesterday we started this topic, the growth of Quranic Hinduism. The notion of a savior was not unique to Buddhism. We find similar ideas being developed in different ways within traditions that we now consider part of Hinduism. These included Vaishnavism, a form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity, and Shaivism, a tradition within which Shiva was regarded as the chief god, in which there was growing emphasis on the worship of a chosen deity. In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of the love and devotion or bhakti. इसमें हमने ये पढ़ा था दो तरीके से हिंदुइज्म के बारे में। पहला, जब उन्होंने विष्णु जी को एज ए वर्शिपर बताया, प्रिंसिपल डाइटी बताया है, और शिव जी को उन्होंने जब चीफ गॉड बताया उनके बारे में, और इनसे ये हमें समझ में आता है कि जिस भी भगवान का इन लोगों ने चूज़ किया है, ये उनकी वर्शिप करते थे, यानी पूजा करते थे। इस तरह की वर्शिप जो है एक बॉन्ड होती थी भक्त और भगवान के बीच के अंदर। ठीक है, सो अब पढ़ेंगे आज यहाँ से। इन द केस ऑफ वैष्णविज्म, cults developed around the various avatars or incarnations of the deity. Cults developed, there is a old fashion developed, एक old fashion था जो develop हो रहा था इनके अवतार्स को लेकर के, इनके incarnations को लेकर के, जो इनकी होती थी different रूप जो होते थे इनके भगवान के, उनको लेकर के 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन के अंदर 10 अवतार्स जो हैं वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिए गए हैं। There were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. ये जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर ये माना जाता है कि भगवान जो है वो वर्ल्ड को आकर के बचाते हैं जब भी खतरा होता है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी भी बुराई की वजह से, यानी बुरी इवल फोर्सेस के कारण, जब कोई राक्षसी बुराइयाँ या राक्षसी शक्तियों के कारण जब भी वर्ल्ड पे हमला हुआ है या खतरा हुआ है तो भगवान ने आकर के बचाया है। Is this pace of teaching is perfect for you, appropriate to you? ये स्पीड सही लग रही है आपको जिनको प्रॉब्लम थी? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, बच्चों. It is likely that different avatars were popular in different parts of the country. अब ये भी मालूम है हम सबको कि different avatars हुए हैं भगवान के और वो different parts में हुए हैं country के। Recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. अब इन सारे local deities को एक विष्णु जी के फॉर्म में समझना या क्रिएट करना, ये अपने आप में एक यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन था, यानी कि एक प्रॉपर रिलीजियस ट्रेडिशन था कि सारे जो हैं वो एक ही हैं, भगवान एक ही है, देयर इज़ वन इटर्नल पावर। Some of these forms were represented in sculptures as were other deities. अब ये सारे फॉर्म्स जो हैं कुछ तो आपको स्कल्पचर्स में मिल जाएंगे और बाकी जो डाइटीज़ थे उन्हीं की तरह। Shiva, for instance, was symbolized by the linga, although he was occasionally represented in human form too. आप लोगों ने देखा है कि शिव जी को हम शिवलिंग के उसमें भी रूप में भी एक्सेप्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही वो ह्यूमन फॉर्म में हमें मतलब पहले के ज़माने में ह्यूमन फॉर्म में वो प्रेजेंट थे फिर भी। All such representations depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols such as headdresses, ornaments, and ayodhyas, weapons or auspicious objects the deities hold in their hands, how they are seated, etc. अब ये सब रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा था उस समय दिखाया जाता था, एक कॉम्प्लेक्स सेट था, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सेट था क्योंकि भगवान और उनके एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके सर पे क्या मुकुट लगा हुआ है, क्या उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, क्या उनके पास वेपन्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स वो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये और वो कहाँ बैठे हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कॉम्प्लेक्स सेट था आइडियाज़ का, जिसको लेकर के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक स्कल्पचर है, the Varaha or boar avatar of Vishnu rescuing the earth goddess
ऐहोल कर्नाटका 6th सेंचुरी के अंदर वराह अवतार के बारे में स्कल्पचर है. To understand the meanings of these sculptures, historians have to be familiar with the stories behind them, many of which are contained in the Puranas, compiled by Brahmins by about the middle of the first millennium Common Era. अब ये सारे स्कल्पचर्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को उन जो इनके पीछे की स्टोरीज़ है उनसे फैमिलियर होना पड़ता था, यानी उनको ये जाननी होती थी, ये समझनी होती थी, तब वो इन चीज़ों को समझ पाते थे, इन स्कल्पचर्स को समझ पाते थे, स्टडी कर पाते थे. और ये चीज़ें इनको कहाँ मिलती थी? ये मिलती थी इनको पुराण्स में, जो पुराण लिखे हुए हैं हमारे ब्राह्मण्स के द्वारा, उनसे ये समझ पाते थे इसके पीछे की स्टोरीज़. They contained much that had been composed and been in circulation for centuries. अब ये जो इन पुराण्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है या लिखा गया था उस समय, उनको ये कई सेंचुरीज से वो सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि इनके सक्सेसर ने उनको दिया, फिर जो उस समय रूल में आए फिर उन्होंने अपने सक्सेसर को दिया, इस तरीके से. इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस. अब इनके अंदर स्टोरीज लिखी हैं देव और देवियों की. Generally, they were written in simple Sanskrit words. Generally, वो simple Sanskrit words में लिखी हुई होती थी, संस्कृत लैंग्वेज में, and were meant to be read aloud to everybody. और वो लिखी इस तरीके से जाती थी कि वो सबको तेज पढ़ करके सुनाई जाए, including women and shudras. और इसमें इंक्लूड होते थे women और shudras who did not have access to the Vedic learning. इनको इसीलिए पढ़ करके सुनाया जाता था तेज, क्योंकि इनके पास में एक्सेस नहीं था कि ये वेद सीख सकें. ना तो वेमेन सीख सकती थी पुराने ज़माने में, और ना ही शूद्रास जो उस समय कैटेगराइज करे गए थे लोग, ना वो पढ़ सकते थे, उनकी वो एक्सेस ही नहीं था, हक ही नहीं था. Much of what is contained in the Puranas evolved through interaction amongst people, priests, merchants, and ordinary men and women who travel from place to place, sharing ideas and beliefs. अब इसमें जो लिखा हुआ है पुराणास में वो इवॉल्व होता गया है इंटरेक्शन के द्वारा. लोग बाग जो बात करते थे, यानी कि जो उस कुरान को लेकर के वो डिस्कशन करते थे, और वो लोग होते थे प्रीस्ट, मर्चेंट्स और ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, जो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो शेयर करते थे अपने आइडियाज़ और अपने बिलीव्स, यानी अपने विचार और अपने विश्वास को वो वहाँ पर शेयर करते थे. इससे अभी तक बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं ये चीज़ें, यानी इनमें डेवलपमेंट भी हुआ है, कुछ आइडियाज़ और थॉट्स या बिलीव्स जो हैं वो एड ऑन भी हुए हैं. We know, for instance, that Vasudeva Krishna was an important deity in Mathura region. हमें अच्छे से पता है कि कृष्ण भगवान जो है वो इम्पोर्टेंट डाइटी है मथुरा की. मथुरा वृंदावन आपने सुना होगा, बहुत ही मेन वहाँ पर कृष्ण जी की भूमि है, और वहाँ पे उनका Yes, ma'am. मंदिर भी बहुत सारे हैं, बहुत ही होली और बहुत ही अमेजिंग जगह है वो. Over centuries, his worship spread to other parts of the country as well. हालांकि हालांकि ये हैं तो वहीं के कृष्ण जी, मथुरा वृंदावन उनका मेन प्लेस माना जाता है, लेकिन समय के साथ में, सेंचुरीज के साथ में, वो दुनिया के और हिस्सों में भी उनके बारे में लोगों को जानकारी मिली है, और उनके वहाँ मंदिर भी बने हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्ल्ड वाइड उस पर देखें या आप वर्ल्ड बेसिस पे देखें, तो इस्कॉन टेम्पल की कई सारी ब्रांचेस हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं. तो ये वहाँ पे उनकी कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं वो लोग. तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ये इवॉल्व हुए हैं समय के साथ में, और कैसे लोगों को जानकारी मिली, और कैसे लोगों ने अपने बिलीव्स और अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ जो हैं शेयर कर रहे हैं. Then, building temples. Around the time that the stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form, the first temples to house images of god and goddesses were also being built. जब सांची स्तूपास जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में आई थी, या उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था, उसी समय जो है फर्स्ट टेम्पल्स जो टेम्पल इमेजेस हैं वो भी निकल के आई थी, जिसमें देव और देवियों के टेम्पल्स जो हैं बनाए जा रहे थे. द अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम. जो पहले के ज़माने के टेम्पल होते थे वो एक छोटा सा रूम होता था, जिसको हम बोलते थे गर्भगृह. अगर आप अभी भी किसी
प्रॉपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ का जो टेंपल है वहाँ पर आपको अंदर, ऑल्दो इट इज़ अ बिग टेंपल, वो बहुत बड़ा टेंपल है, लेकिन जो प्रॉपर एरिया होता है ना जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है या उनका कुछ उनसे रिलेटेड चीज़ होती है, उस एरिया को छोटा सा कमरा होता है जिसको गर्भगृह बोला जाता है हिंदी में, with a single doorway for the worshippers to enter and offer worship to the image. अब वहाँ पर जो इमेज होती है, मतलब उस गर्भगृह में एक छोटी सा दरवाज़ा होता है जिसमें से वर्शिपर यानी कि जो भक्त है वो एंटर करता है, अपनी ऑफर करता है वर्शिप, अपनी पूजा अर्चना करता है जो भी वहाँ पे इमेज रखी हुई है या जो भी वहाँ पर मूर्ति रखी हुई है उसके, और फिर बाहर निकल जाता है। वो बहुत ही ह्यूज नहीं होते। Gradually, a tall structure known as the शिकारा was built over the central shrine. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टॉल स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बनने लगा जिसको बोलते थे शिकारा, ठीक है, जो सेंट्रल श्राइन, जो मेन गर्भगृह होता था उसके चारों तरफ बना। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, और दीवारें जो होती हैं टेम्पल की वो स्कल्पचर से डेकोरेटेड होती हैं, उन पे स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं। लेटर टेम्पल्स बिकेम फार मोर एलेबोरेट with assembly halls, huge walls and gateways and arrangements for supplying water. अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जैसे हर चीज़ evolve होती है उसी तरीके से टेम्पल्स जो है उनकी स्ट्रक्चर में भी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे उनमें असेंबली हॉल्स बनने लगे, बड़ी दीवारें होने लगी, बड़े गेटवेज होने लगे और अरेंजमेंट्स होने लगे पानी की सप्लाई के। अब यहाँ पर एक पुराने ज़माने का एक आपको वो दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक टेम्पल है देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर जो 5th सेंचुरी के अंदर बना था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा रूम है और उसके अंदर गर्भगृह है। ये एक तरीका है पहले के बताने का कि पहले के किस तरह के होते थे मंदिर। और अगर आज के ज़माने में आप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सोमनाथ टेम्पल के बारे में देखा हो जो कि गुजरात के अंदर है, तो अगर आप वहाँ का टेम्पल देखेंगे तो वो बहुत ही ह्यूज टेम्पल है और उसकी दीवारों पर स्कल्पचर्स बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी कार्विंग्स की गई हैं। लेटर, अच्छा ये तो हो गया था। One of the unique features of early temples was that some of these were hollowed out of huge rocks and as artificial caves. अब ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि अगर बहुत ही यूनिक फीचर देखें आप इन पहले के ज़माने के जो टेम्पल्स हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट फीचर्स होता था कि ये बड़े बड़े पत्थरों को खोखला करके आर्टिफिशियल केव्स बनाते थे और उसके अंदर एक मंदिर बनाते थे, और पीसेस इकट्ठे करके और ब्रिक्स और स्टोन से इकट्ठे करके नहीं बनाते थे, पूरा बहुत बड़ा ह्यूज रॉक होती थी उसके अंदर ये लोग बनाते थे एक पीस के अंदर से ही। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वॉज एन ओल्ड वन, ये जो ट्रेडिशन था कि आर्टिफिशियल केव बनानी है यानी गुफा बनानी है, ये एक पुराने ज़माने का ट्रेडिशन था। सम ऑफ द अर्लीस्ट of these were constructed in the 3rd century BCE on the orders of Ashoka for renouncers who belonged to the Ajivika sect. अब ये स्पेशली कब बनते थे, ये बनते थे बने हैं 3rd सेंचुरी के अंदर। अशोका ने जब ऑर्डर दिया था अपने अजीका सेक्ट में बनवाने के लिए कि जो भी उस सेक्ट में होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रॉक में ही पूरी कार्विंग की गई है और अंदर की तरफ खोखला करके उसको बनाया गया है। तो ये बनवाए हैं अशोका ने, शुरुआत उन्होंने ही करी है। दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड much later in the 8th century in the carving out of an entire temple, that of Kailash Natha, a name of Shiva. अब ये ट्रेडिशन जो है कई सारी स्टेजेस से इवॉल्व हुआ है और बाद में 8th सेंचुरी आते आते ये बहुत ही डिफरेंट हो गया और पूरा टेम्पल जो है उन्होंने एक ही कार्विंग से बना दिया, यानी एक ही रॉक से बना दिया। इसका एग्जाम्पल है दैट ऑफ, और ये बना था कैलाशनाथ यानी कि शिव जी का। A copper plate inscription record the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Ellora. Oh, how did I make it? अब ये जब एक टेम्पल इन्होंने पूरा बना दिया, ये देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर है, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक सिंगल पीस से बनाया हुआ है, यानी सिंगल पीस ऑफ रॉक में पूरा मंदिर। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के बारे में, मतलब एक लोग भी दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में. यू कैन सी पीपल अराउंड दिस टेम्पल, सो यू कैन गेस हाउ ह्यूज इज दिस, कितना बड़ा है. आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब इंसान इतने छोटे लग रहे हैं इस टेम्पल के सामने, तो ये कितना बड़ा रहा है. और एक ही पीस में निकाला गया है, नॉट अबाउट दिस वन, ये जो कंटिन्यूस चल रहा है पीस ये. और इसकी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है इस टेम्पल के बारे में, और जिसने इसको बनाया है, चीफ स्कल्प्टर जो था, उन्होंने ये लिखा है, ओ हाउ डिड आई मेक इट, कि मैंने, मुझे कैसे बना लिया मैंने ये, क्योंकि उनको खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना अच्छा कुछ बनाया है. ठीक है, अब ये है एंट्रेंस टू अ केव एट बराबर, बिहार के अंदर, जो 3rd सेंचुरी में बनाई गई है, यानी एक गुफा के अंदर का एंट्रेंस गेट है. नाउ, अभी तक इसको कुछ प्रॉब्लम, एनीवन? No, ma'am. No, ma'am. ओके. कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम सब देख सकते हैं? By now you have had a glimpse of the rich visual traditions that existed in the past, expressed in brick and stone architecture, sculpture and painting. आपने अभी तक आपको एक ग्लिम्स, यानी कि एक समझ में आया है आपको अभी तक का ट्रेडिशन क्या रहा है पास्ट के अंदर, कैसे वो एक्सप्रेस करते थे ब्रिक और स्टोन आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को, पेंटिंग्स को. We have seen that much has been destroyed and lost over centuries, और हमने ये भी जाना है कि कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है या खो चुका है पिछली कुछ सदियों में. Nevertheless, what remains has been preserved, conveys a sense of the vision of the artists, sculptors, masons and architects who created these spectacular work. और इसके अलावा जो बचा हुआ है अभी तक, जो लॉस्ट हुआ या डिस्ट्रॉय किया, उसको छोड़ दें अगर चीज़ को, और जो बचा हुआ है, वो जो प्रिजर्व किया हुआ है, वो बताता है हमें कि उस समय के आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स, मेसन, आर्किटेक्ट्स का क्या विजन रहा था, क्या सेंस ऑफ विजन था उनका उस समय में, जब रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना स्पेक्टिकुलर वर्क जो है वो करा है. Yet do we always automatically understand what they wanted to convey. और फिर भी हम समझ पाते हैं, मतलब उनके पास में रिसोर्सेज बहुत कम थे, फिर भी हम उनके काम को देख करके समझ पाते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं अपने वर्क से. Can we ever know what these images meant to people who saw them and venerated them about 2000 years ago? क्या हम समझ पा रहे हैं कि images जो हमें, can we ever know, क्या हम कभी पता कर पाएंगे कि ये images जो हैं लोगों को क्या दिखाना चाह रही थी? meant to people who saw them, जिन्होंने उनको देखा, venerated them about 2000 years ago, या 2 साल पहले जिनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाई गई थी, उनसे उनका क्या तात्पर्य था? Grappling with the unfamiliar. Grappling with the unfamiliar का मतलब है जो बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ होती है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, उससे आप क्या समझ सकते हैं? द एक्ट ऑफ इंगेजिंग विद डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. It will be useful to recall that there, when 19th century European scholars first saw some of the sculptures of god and goddesses, they could not understand what these were about. जब ये याद करना 19th सेंचुरी के बारे में, जब यूरोपियन स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने देखे थे ये स्कल्पचर्स गॉड और गॉडेसेस के, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस चीज़ के बारे में है, because they were not familiar with the traditions of the India. Sometimes they were horrified by what seemed to them grotesque. Grotesque यानी कि ugly, यानी कि unnatural in shape or size, strange. ठीक है. वो जो हैं कई बार डर जाते थे, जो उनको जब वो इन चीज़ों को देखते थे, तो वो समझ नहीं पाते थे कि ये बहुत ही डिफरेंट है, ग्रॉटिस्क फिगर्स हैं, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज फिगर्स हैं, उनको देख करके डर जाते थे, विद मल्टीपल आर्म्स एंड हेड्स, और वो विद कॉम्बिनेशंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर्म. अब ये क्यों डर जाते थे? क्योंकि वहाँ पर जो स्कल्पचर होता था उसके कई सारे हाथ होते थे, कई सारे सर होते थे, या कई बार कॉम्बिनेशन होता था ह्यूमन और एनिमल फॉर्म्स का, तो वो चीज़ देख करके ये लोग डर जाते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट नेचुरल इन देयर कंट्री. वो नेचुरली नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कुछ इस बारे में. So these early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with sculpture with which they were familiar
दैट फ्रॉम एंशियंट ग्रीस। तो ये अर्ली स्कॉलर्स जो थे जिन्होंने कोशिश करी इस चीज़ को समझने की, जो उनके सामने स्ट्रेंज इमेजेस थी, और उनको कंपेयर किया उनके स्कल्पचर को उस चीज़ से जिनके बारे में इनको जानकारी थी, यानी कि एंशियंट ग्रीस के बारे में जो थी इनको जानकारी थी। तो इन्होंने ग्रीस के स्कल्पचर्स और इमेजेस से यहाँ इंडिया के स्कल्पचर्स को कंपेयर किया और उससे उसको जोड़ा समझने के लिए। While they often found early Indian sculptures inferior to the works of Greek artists, लेकिन जो है इन्होंने क्या while they often found, लेकिन अक्सर इनको क्या मिलता था कि इंडियन स्कल्पचर जो है वो कम है ग्रीक आर्टिस्ट के सामने, यानी ग्रीक आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं उनके सामने ये बहुत ही इन्फीरियर यानी बहुत ही छोटा है। They were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattvas that were evidently based on the Greek models। और ये बहुत ज़्यादा excited हो गए जब इन्होंने डिस्कवर किया इमेजेस को बुद्धा और बोधिसत्व की, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक ग्रीक मॉडल्स पे बेस्ड थी, इसलिए एक्साइटेड हो गए। और जो उनको चीज़ समझ में नहीं आई उनको इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये तो इन्फीरियर है, ये तो कुछ है ही नहीं। They were more often than not found in the northwest, in cities such as Takshila and Peshawar, where Indo-Greek rulers had established kingdoms in the 2nd century BCE। ये सब चीज़ें जो थी these were more often than not found in the northwest, ये अक्सर नहीं मिलती थी नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पर जो कि सिटीज़ थी नॉर्थ वेस्ट के अंदर जैसे तक्षशिला और पेशावर, जहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं वो अपना किंगडम स्टैब्लिश कर चुके थे 2nd सेंचुरी के अंदर। As these images were closest to the Greek statues these scholars were familiar with, they were considered to be the best examples of early Indian art। अब इन्होंने किस चीज़ को अर्ली इंडियन आर्ट के तौर पर दिया है, कैटेगराइज किया है? जो इमेजेस इनको ग्रीक स्टैचूज से क्लोजेस्ट लगी, जो इनको समझ आई कि हाँ ये ग्रीक स्टैचूज के काफ़ी पास में है, उस चीज़ को लेकर के इन्होंने बोल दिया कि भाई ये अर्ली इंडियन आर्ट है, यही है इंडियन आर्ट, इससे पहले कोई आर्ट हुआ ही नहीं है इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इनको समझ में नहीं आया इसलिए। In effect, these scholars adopted a strategy we all frequently use, devising yardsticks derived from the familiar to make sense of unfamiliar। अब इन्होंने क्या कौन सी स्ट्रेटजी लगाई? इन्होंने लगाई यार्डस्टिक वाली, ये एक फ्रेज है, a fact or standard by which you can judge the success or value of something। यानी कि जो इनके सामने था, जो फेमिलियर था उससे तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ सही है, और जो चीज़ फेमिलियर नहीं थी उसको इन्होंने बोल दिया कि ये कोई सेंस ही नहीं बना रही। यानी कि जो यार्डस्टिक्स, यानी कि आप एक जजमेंट दे रहे हो अपना, ठीक है, और किसको देख करके दे रहे हो? जो फेमिलियर चीज़ है आपके सामने उसको तो आपने बोल दिया हाँ ये सेंस वाली है, और जो अनफेमिलियर जिसके बारे में आपको कुछ ज्ञान नहीं है आपने उसको पहले ही जजमेंट दे दिया कि नहीं ये है ही नहीं कुछ, ये आर्ट है ही नहीं, आर्ट वो है जो हमें पता है। So that's all for today।